नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार यानी कल इंदौर आने की उनकी संभावना है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी शीश महल कहकर इस पर तंज कस रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आपने बीजेपी की दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में सेंध लगाई है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर असम से है, जहां दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में अचानक पानी भरने के कारण 9 मजदूर खदान के अंदर ही फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए लगातार 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की गुरुवार यानी कल इंदौर आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि गडकरी कल इंदौर आकर फिर हेलीकॉप्टर से इंदौर अकोला 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माणाधीन तेजाजी नगर बलवाड़ा सेक्शन का परीक्षण करेंगे। इस परीक्षण के बाद वो पीथमपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो नेट्रैक्स के आयोजित हो रहे बाहा इंडिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीथमपुर से इंदौर लौटकर गडकरी दोपहर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही नेशनल हाईवे की परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बैठक में इंदौर के अलावा आसपास की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के परियोजना निदेशक शामिल होंगे। इस दौरान इंदौर की पश्चिमी रिंग रोड समेत अन्य प्रोजेक्टों में प्रदेश सरकार की तरफ से आ रही अड़चनों के बारे में उन्होंने बताया जाएगा। वहीं गडकरी इंदौर में दर्शन करने नाथ मंदिर भी जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री सुबह विमान द्वारा नई दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से हाईवे का काम देखने और इंदौर में समीक्षा बैठक करने के बाद गडकरी शाम को इंदौर से नागपुर के लिए रवाना होंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ संभावनाएं बनने वाली हैं? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जिस प्रकार से वे मध्य प्रदेश के इंदौर में आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में सड़क के जो परिवहन के चल रहे थे, इनको सड़कों का जो क्रियाकल्प और कायाकल्प जो हुआ है, इसको लेकर के वे आला अधिकारियों से रिव्यू बैठक कर सकते हैं। एवं जो स्थानीय जो भी समस्याएं और जो चुनौतियां दिक्कत हो रही है प्रोजेक्ट्स में, इसके लेकर के भी जो पीआईयू यूनिट होती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होती है, इसके जो जनरल मैनेजर्स होते हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनसे लगातार वे रिव्यू और चर्चा करेंगे और जो हर्डल्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, उन हर्डल्स को भी दूर करने के लिए वे लगातार सतत मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये काफी अहम और मुख्य दौरा माना जा रहा है, क्योंकि ये नए वर्ष में संभवतः ये उनका पहला दौरा है दौर में, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई नई सौगात भी मध्य प्रदेश के लिए लेकर आए। जी द्विवेदी जी, अभी पीतमपुर में अशांति है, या यूं कह लीजिए कि वहां पर अभी आग भड़की हुई है। तो क्या लगता है इनके पहुंचने से वो आग जो है वो जो भड़क रही है, इसको ये बुझा पाएंगे, कुछ ढांढस बंधा पाएंगे? क्या कुछ वहां जाकर होगा? क्योंकि पीतमपुर में अभी जो नजारा हुआ है, जो घटना घटित हुई है, वो हम सबको पता है। निश्चित तौर पर देखिए, जो ये मुद्दा है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारे पूर्व की डिबेट में और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार ये मुद्दे उठाए गए हैं और वहां पर पीथमपुर रक्षा मंच जो है वह लगातार इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है और लगातार वह जो समस्याएं वहां ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, उसको लेकर के वह मुद्दों को लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और ज्ञापन भी दे रहा है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक प्रतिनिधि दल शायद जो एनएचएआई के जो मंत्री हैं, ये इनको यहाँ पर भी शायद कोई ज्ञापन देगा या फिर इनसे कोई चर्चा कर सकता है, या फिर इनका जो दौरा है उस क्षेत्र में जाकर के शायद वहां क्या यथा स्थिति है इसको लेकर के शायद कोई चर्चा और विमर्श हो सकता है। अभी इंदौर में जो कई अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर प्रदेश सरकार की तरफ से अड़चन आ रही है, तो इनके पहुंचने से क्या वो अड़चनें दूर होंगी? क्या कुछ सुलझा पाएंगे ये? निश्चित तौर पर देखिए, जो हर्डल्स हैं मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जो हर्डल्स हैं इनको दूर करेंगे और जो पीआईयू यूनिट्स होती हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए वह
लगातार आला अधिकारियों से मिलेंगे, स्थानीय नागरिकों से मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनका ड्यूरेशन क्या है और ये इनकी कंप्लीशन कब तक होनी है, और कहीं पे कोई समस्याएं या कोई मैकेनिज्म है जो फिजिकल मैन पावर है इसको लेकर के तो कोई समस्याएं नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर ये सब मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। द्विवेदी जी, अगर हम सौगातों की बात करें तो आर्थिक नगरी इंदौर को कहा जाता है, तो वहां पर क्या कुछ सौगातें गडकरी जी दे सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इंदौर खंडवा रोड का एक एरियल निरीक्षण वह करेंगे। दूसरा, आपने सुना होगा इंदौर से लेकर के उज्जैन की जो रोड है उसको भी उसकी उसकी चौड़ीकरण को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि संभवतः जो सिंहस्थ लगने वाला है उज्जैन में, इसको लेकर के लगातार इंदौर से उज्जैन की कनेक्टिविटी और उज्जैन से इंदौर की कनेक्टिविटी और उज्जैन शहर से आसपास की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से वहां पर मेले का आयोजन होगा, सिंहस्थ मेले का, इसको लेकर के रोडों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं कि जो 4 लेन 8 लेन 6 लेन जो रोड है उसके लिए चौड़ीकरण के लिए भी नए बजट का आवंटन भी हो सकता है आने बिल्कुल वाले जी जी जो जी। बजट भी, क्योंकि बजट सेशन भी लगातार पास में है, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ से कलेक्टिवली रिपोर्ट जो जाएगी और जो वो रिव्यू बना करके लेके जाएंगे और जो वहाँ पे चर्चा विमर्श होगा, इसको लेकर के जब वो जाएंगे तो आने वाले जो बजट सेशन आने वाला है उसमें निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिल सकती है। बिल्कुल द्विवेदी जी, कुछ ना कुछ बड़ी सौगातें यहाँ पर मध्य प्रदेश को मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का यहाँ पर आगमन हो रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी शीश महल कहकर इस पर तंज कसती रही है, जिसके बाद आपने मीडिया के साथ ही बीजेपी को इस शीश महल को देखने आने का चैलेंज दिया था। आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे। वो मीडिया को अंदर ले जाने की बात पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी और बाहर ही उनको रोक दिया गया, जिसके बाद दोनों नेता बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद दोनों नेता पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों को बीच में ही रोक दिया। इस बीच संजय सिंह ने कहा कि भाजपा शीश महल बनाने का आरोप लगा रही है। हम इन आरोपों की सच्चाई बताना चाहते हैं। भाजपा कह रही है कि सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट लगाया गया है। हम सोने का टॉयलेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम यहाँ आए तो भाजपा वाले दिखाई नहीं दे रहे। तो देखिए, इसके बाद पीएम आवास की ओर रवाना होने से पहले आप नेताओं ने कहा था कि वो पीएम आवास भी जाएंगे। दरअसल सीएम आवास के बाहर सुरक्षा का सख्त पहरा है। आवास में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहां भारी पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग भी की गई है। दरअसल दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी और वहीं 8 फरवरी को नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल आपको बता दें कि 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और 5 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले ही अब दिल्ली में जो है आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी काफी टाइम से ऐसे इल्जाम लगा रही थी। बीजेपी का कहना था कि शीश महल में सोने का टॉयलेट बना है, सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट बना है, जिसके बाद आज आप नेता जो हैं दिल्ली पहुंच गए और सीएम आवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने सीएम आवास के अंदर जाने की कोशिश की, मीडिया को अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया, जिसके बाद वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और अब पीएम आवास जाने की उन्होंने बात कही, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर भी जाने से रोक लिया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर जो ये सियासत चल रही है, ये सियासत और कहां तक बढ़ेगी? देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में डाला, ये तीनों ही चीजें केजरीवाल डूबने के लिए पर्याप्त। आपको याद होगा 2015 में 2020 में केजरीवाल जी पर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार से आरोप नहीं, लेकिन 2025 की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं।
कारण है कि केजरीवाल जी हो, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कभी वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करता है, कांग्रेस पर करता है, कभी एम पर करता है, क्योंकि जी एक ऐसे मुद्दे हैं जिससे पार्टी और पार्टी के नेता और केजरीवाल किसी भी स्थिति में बच नहीं सकते, क्योंकि जनता के साथ जिस दावे के साथ वो आए थे उसके ठीक उनके सारे आचरण दिखाई देते हैं। जी आपको भी होगा, सभी को पता है, वो मुख्यमंत्री अपने बंगले की 45 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो उस प्रदेश की हालत क्या होगी? सीएम से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही कारण कि आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में खड़ी हुई है। तो वो भी ऐसे समय में जब चल रहा था, जान की बाजी लगाए बैठी थी, तो एक साहब अपने शीश महल बनाने में और उसको चमकाने में थे। जी शुक्ला जी, यहाँ पर आप नेता पहुंचे हैं, सीएम हाउस पहुंचे हैं, टॉयलेट दिखाने की यहाँ पर बातें हो रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टॉयलेट दिखाने से दिल्ली की जनता को आखिर क्या मिलेगा? मैंने वही शुरू में बोला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ राजनीतिक जनता की जनता को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि वो हो चुका है जी, जितना संभव नहीं है बढ़ाना ही था। तो आज क्यों, जब अधिसूचना जारी हो गई, इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर कर दी, 5 फरवरी को इलेक्शन है, आप पिछले 2 साल से ठीक है उस समय आप जेल में रहे, वो कि आपके अपने कर्म दिल्ली की जनता दोषी नहीं थी, के लिए आपने क्यों नहीं दिखाया? जेल से आने के बाद आपने क्यों नहीं, जब आप जेल में रहे उस समय तक आप सीएम बने रहे, जब कोर्ट की आपको फाउंडेशन एक्शन लगाए गए तब आपने कर दिया, इस्तीफा देने के बाद फिर आप जनता के बीच में किस वोट मांगने के लिए जाना जा रहे हैं? जी बिल्कुल शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और आपने तमाम विचार अपने रखे। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आपने बीजेपी की दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में सेंध लगाई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कई धर्मगुरुओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। आपने ऐलान किया है कि वो आज सनातन सेवा समिति गठित की शुरुआत करेंगे। बुधवार को बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा से सदस्यों ने केजरीवाल की उपस्थिति में आपको ज्वाइन किया है। आपका कहना है कि पूरी दिल्ली के पुजारी हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बता दें कि आपने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने पर पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का वेतन दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर बड़ा काम किया जा रहा है। पुजारी और संत 24 घंटे काम करते हैं। लोगों और भगवान के बीच वो सेतु का काम करते हैं। हम उन लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिला है। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे बताया गया है कि बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों से वादे किए जाते रहे लेकिन कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। भले ही हम ऐलान करने में थोड़ी देर जरूर कर दे, लेकिन अगर एक बार ऐलान कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ा खेला देखा जा रहा है। अब बीजेपी के पुजारी आपके मंदिर में घंटी बजाएंगे और पूजा करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये केजरीवाल जी का एक फैसला है, लेकिन बीजेपी की जो स्थापना है वो सनातन धर्म के लिए ही हुई थी। बीजेपी जब से 1980 में स्थापित हुई थी तब से उनका राम मंदिर उनके एजेंडा में था। तो अगर कोई सनातन धर्म से चुनाव से पहले जुड़ के ये प्रदर्शित करना चाहेगा कि इलेक्शन से पहले इसको कोई स्टंट बना के वो इस धर्म पे कब्जा कर लेगा या वोटर्स को आकर्षित करेगा, तो ये उसकी गलती है। लेकिन केजरीवाल जी की हड़बड़ाहट ये बता रही है कि इस बार उन्हें लग रहा है कि जो मुस्लिम और दलित वोटर था वो उनका साथ छोड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा एक नए वोट बैंक को टच करना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली की राजनीति में देखिए तो समाजवादी पार्टी जो है खुल के आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है
समाजवादी पार्टी की तरफ मजबूत करा जाए। लेकिन कांग्रेस जितने अच्छे से लड़ेगी समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही परेशानी का कारण है। जी, ये जो पुजारी और आशीर्वाद अग्रवाल जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पुजारी और संत, कहीं ये 18,000 रुपए पर मंथ वेतन के लिए तो आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा। किसी भी चीज के लिए कोई भी आदमी अपने भविष्य के लिए, अपने हित के लिए जा सकता है, लेकिन 1 या 2 पुजारी 150 पुजारी से कोई धर्म का प्रतिबिंब नहीं बन सकता, कोई संस्कृति का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। आपको संस्कृति की सेवा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा और जीवन पर्यंत उसमें लगाना पड़ेगा। ये 1-2 दिन की बातों से ये चीजें डेवलप नहीं होती कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा में आप एक दिन आए, अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आपको सनातन याद आ रहा है, पंडित याद आ रहे हैं। जब 15-20 दिन चुनाव के बचे और जब आप 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से सरकार में है, तो आपको कोई नहीं याद आ रहा। अभी इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की, ऑटो वाले के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। तो क्या लगता है आपको कि पुजारियों को देखकर ऑटो वाले, महिलाएं और जिन के लिए घोषणाएं की हैं, योजनाएं की हैं, क्या सभी थोक के भाव में नहीं चले जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 साल की सरकार के बाद इलेक्शन से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कुछ घोषणाएं करके लोगों को आकर्षित कर रहे हो। अगर आपको समाज के लिए कुछ करना था तो आपके पास 10 साल का समय था, आपको समाज के लिए करना चाहिए था और आज योजना को एक्सटेंड करना चाहिए था कि हमने इतना करा है और इतना करेंगे, तो जनता की समझ में आता है। लेकिन आज ये ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 साल की सरकार और पाने के लिए करी गई घोषणाएं हैं और ये सिर्फ घोषणाएं ही रह जाएंगी। बिल्कुल, आपने बोला कि प्रोपेगेंडा के तौर पर इसे देखा जाएगा, लेकिन देखिए जो आम जनता है वो तो अपना भला चाहेगी। अब जैसे महिलाओं के लिए योजना लेकर आई है, ऑटो वाले के लिए घोषणाएं की है, अब पुजारियों के लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो ऐसे में क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन उन्हें वादे दे रहा है, कौन उन्हें डिलीवरी दे रहा है। जिसने 10 साल की सरकार में अगर उनको वादा भी नहीं किया तो पूरा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। क्या उसके लिए आर्थिक व्यवस्था है? क्या वही केजरीवाल है जो आम आदमी होने के नाते सरकार बना के आए थे? जब उससे कोई भी आरोप नहीं था, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए आए थे। आज इनकी आधे से ज्यादा कैबिनेट भ्रष्ट है, जेल जा चुकी है। तो इस बार जनता को निर्णय लेना होगा कि कौन हमें सिर्फ वादे करता है और कौन इन वादों को पूरा करने की भी चेष्टा करता है या कैपेसिटी रखता है। बिल्कुल, अब जिस तरीके की स्थिति अभी वहाँ दिल्ली में देखी जा रही है, इसको देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी कोई नया दांव खेल सकती है? मुझको ये लगता है कि इस बार भाजपा वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो इस बात से आगे जा रही है कि कब तक तुम केंद्र सरकार से लड़ते रहोगे और जनता का नुकसान करते रहोगे। आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आप विचारों की लड़ाई लड़िए, लेकिन अगर आप जनता के हित को किनारे रख के लड़ाई लड़ते हो, जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पंजाब की महिलाओं ने पंजाब से आगे केजरीवाल के घर के वहां प्रदर्शन करा कि जो आपने 2 साल पहले हमें वादा करा था वो पैसे भी आज तक नहीं मिलना शुरू हुई है। तो आज जो दिल्ली में वादा कर रहे हैं ये पैसे क्या अगली सरकार के समय मिलेंगे 2029 में? बिल्कुल अग्रवाल जी, आपका तो कहना है साफ तौर पर कि आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में 8 फरवरी के बाद ये पता चल पाएगा कि समर्थन किसको मिला है। ये योजना, ये जो फैला रहे हैं योजना, ये बांट रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि चुनावी रेवड़ियां जिन्हें कहते हैं, ये जो बांटी जा रही हैं, ये 8 फरवरी के बाद पता लगेगा कि किसके हक में जनता ने अपना समर्थन दिया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपने विचार रखे। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे असम की, जहां दीमा हसाहो जिले में कोयला खदान में अचानक पानी भरने के कारण 9 मजदूर खदान के अंदर ही फंस गए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए लगातार 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सेना के गोताखोरों ने खदान में फंसे 9 मजदूरों में से एक का शव बरामद किया है। 8 अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। बता दें कि हादसा 6 जनवरी को हुआ था, जब मजदूर खदान में कोयला निकाल रहे थे। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सेना को लगाया गया है। मंगलवार रात ऑपरेशन रोक दिया गया था, सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। आज से कोल इंडिया की टीम भी रेस्क्यू में सहयोग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड माइनर्स की खदान है। इसमें 100 फीट तक पानी भर गया है, जिसे 2 मोटर की मदद से निकाला जा रहा है। पुलिस ने खदान के मालिक पुनीश नुनीसा को गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ असम संवाददाता राजू कलवार जुड़ चुके हैं। राजू, रेस्क्यू जो है वो बराबर लगातार जारी है, लेकिन एक बुरी खबर भी सामने आ रही है कि एक मजदूर की मौत हो गई है। पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे।
जी निश्चित तौर पर अगर मैं बता दूं कि ये अगर अमिताभ बच्चन के कोयला फिल्म में जो सीन दिखाए गए थे उससे भी दर्दनाक घटना है। और जिस तरह से असम के डीमा हासाओ में ये घटना घटित हुई है कोयला खदान में, ये काफी दर्दनाक है। और कई तथ्य में आप अपने साथ मैं खुलासा करूंगा अपनी न्यूज और दर्शकों के साथ, जिसमें कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं, सारी रहस्य मैं खुलासा करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बार खबर आपको दे दूं कि जो 48 घंटे के बाद जो 9 जो श्रमिक हुए में फंसे हुए थे, उसमें से एक युवक की, एक श्रमिक की जो शव बरामद हुआ है, उसका जो विशाखापट्टनम से जो रेस्क्यू टीम आए थे उनके द्वारा वो शव बरामद किए गए थे। वो 21 पैरा गोताखोर की टीम थे। और जिस शव बरामद किए गए उस व्यक्ति का नाम था गंगा बहादुर शेख, जो नेपाल के रहने वाले थे। और एक मैं बात बता दूं कि इनके नाम है आपका ये, और इस पूरे घटना में एक व्यक्ति के जो हिरासत में लिया गया है उनका नाम है आपका पुलिस नुनिसा से अगर मैं बात कर दूं कि पूरे घटना में उसको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक अवैध कोयला खदान था। अवैध कोयला खदान को लेकर ये इतने सालों से, इतने दिनों से अगर कार्य चल रहा था तो आखिर किस तरह से चल रहा था। और जो जिस तरह से घटना घटित हुई है, अभी सरकार सिर्फ ढूंढ रवैया ही अपना रहे हैं। और इसमें कई नेतागणों की बात अभी सामने आ रही है जो पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। जो पुलिस नुनिसा का अगर बात करें तो उनको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के भी वहां पे कोई साझेदारी की बात अभी सामने आ रही है, मगर अभी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। मगर जब घटना होती है तब एक एक बात सामने आती है। मगर अब जो घटना घटी है, जो 9 में से एक युवक की शव बरामद हुई है अभी, और जिस तरह से घटना तो जो अभी जिस सामने आ रहा है वो काफी दर्दनाक है। जी राजू, ये जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मदद कर रही है, लेकिन अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और एक मजदूर की मौत भी हो गई है, तो मतलब क्या कुछ करने की यहाँ पर जरूरत है शासन प्रशासन को? देखिए, शासन प्रशासन को इसमें अगर मैं बात कर दूं तो उनको और काफी कठोर तौर पे और काफी हद तक उनको कार्यों को अंजाम देना पड़ेगा और कई विशेष दल को इसमें नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 फीट की पानी थी वो पानी बढ़कर अभी और कई अपने जो लेवल है वो पार कर चुकी है। और फिलहाल अभी 9 युवकों में सिर्फ एक व्यक्ति की शव बरामद किया गया है और कई कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि 48 घंटा बीत जाने के बाद अब नहीं लगता कि वो 9 व्यक्ति भी सही सलामत बरामद हो पाएंगे, क्योंकि 48 घंटे कोई कम समय की वक्त नहीं होती है। और 100 फीट की पानी, और सबसे बड़ी बात की वो अवैध तौर पर वो कोयला खदान था, तो कितने गहराई से वो कोयला वहां से निकाल चुका गया है और क्या अंजाम दिया गया है उस कोयला खदान को, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अवैध था। और अगर मैं कुछ तथ्यों को अगर मैं उजागर करूं तो असम में कई इस तरह की कोयला खदानें अवैध चल रही है और सब की सब सरकार की निगरानी में चल रही है। ये सबसे दुखद है। और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की अगर आप हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो वो काफी गरीब परिवार से आते हैं, काफी गरीब परिवार से है, कोई जो कि वो उनको पैसा का लालच देकर इस तरह से काम कराया जाता है। और घटना जो भी हो नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ है तो ये काफी दुखद है, क्योंकि 9 व्यक्ति की जान कई कीमती होती है उनके परिवारों के लिए। जी बिल्कुल राजू, जो एक मजदूर की मौत हुई है उसके लिए शासन प्रशासन ने कोई मुआवजे का कुछ ऐलान किया है क्या? जी नहीं, अभी फिलहाल क्योंकि मुआवजे का ऐलान अभी तक सामने नहीं आया, मगर हिमंत बिस्वा शर्मा आश्वासन दे रहे हैं, जो असम के सीएम हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि, और उन्होंने नजर भी बनाए रखी है इस पूरे घटना को लेकर, मगर अभी तक किसी भी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। और ऐलान करने के लिए भी कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो अवैध था। अवैध होने के कारण आपका श्रमिक भी वहां पर अवैध ही घोषणा किए जाएंगे, क्योंकि वो सरकार की निगरानी में नहीं होते। मगर अब किसके छत्र छाया में ये कार्य चल रहा था, ये अभी पूरी तथ्य, क्योंकि इस पूरे मामले में केस भी दर्ज किया गया है। जी राजू, आप वहां पहुंचे, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, आपको संभावनाएं क्या दिख रही है वहां पर? क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी काफी कठिन है। अगर इस विषय में मैं अगर बात कर दूं तो काफी कठिन है, और जो घटना जिस इलाके में घटित हुई है वहां से रेस्क्यू करना काफी कठिन होगी, मगर उनको कामयाबी मिलेगी। मगर अभी नहीं लगता कि हाँ फिलहाल आज या कल में जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो उनको मिल पाएगी, क्योंकि जो इलाका है वो इलाका काफी दूर दराज से आता है और पहाड़ी इलाका है, और वहां पर जाने के लिए भी काफी आपका दुविधा का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए प्रशासन की भी नजर उसमें नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो अवैध तौर पे किसी की छत्र छाया पर चल रहा था, वो भी अभी उजागर होने की बाकी है। जी राजू, आपने बताया कि इस तरह की कई और भी वहां पर अवैध खदानें हैं, तो इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?
जी निश्चित तौर पर ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि असम में वही एक जगह नहीं है, क्योंकि दिमा हसाओ आपके नागालैंड बॉर्डर के सामने पड़ता है, मगर जो अरुणाचल बॉर्डर के सामने जो मार्गेटा डिस्ट्रिक्ट असम के तिनसुकिया जिले के मार्गेटा इलाके में भी कई कोयला खदान है, वो भी अवैध तौर पर चल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी सवाल है कि सरकार की नजर अब तक इस अवैध खदानों पर क्यों नहीं पड़ती। और आपके मार्गेटा से भी कई न्यूज हमने न्यूज आवर में ही हमने ये न्यूज कर चुके थे कि मार्गेटा से जिस तरह से श्रमिकों की मौत हुई थी, 3 श्रमिकों की मौत हुई थी, इसी तरह की घटना थी। मगर अब भी सरकार अपनी नजर बंद किए हुए है, क्योंकि उनको शायद किसी न किसी क्षेत्र को, किसी न किसी व्यक्तियों को इस अवैध खदानों से लाभ मिलता होगा। जी ठीक है राजू, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट है हम तक तुरंत पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको मध्य प्रदेश, दिल्ली और असम की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।